हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? किसके द्वारा सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना गया है, आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह कथन किस लेखक का है? किस लेखक का है कथन है कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो। यह पंक्ति किस लेखक की है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ? यह काफ़ी प्रसिद्ध कथन है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। तो आपको बताना है कि यह किसके द्वारा कहा गया कथन है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का यह कथन है। अगला प्रश्न है, पद्मावती समय किस रचना का एक प्रसंग है? पद्मावती समय किस रचना का एक प्रसंग है? आपको बताना है कि जो पद्मावती समय है वह इनमें से किस रचना का एक प्रसंग है। ऑप्शन है पद्मावत, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो या परमाल रासो। राइट आंसर ऑप्शन सी है, पद्मावती समय जो है वह पृथ्वीराज रासो का एक प्रसंग है। पृथ्वीराज रासो में पद्मावती समय नाम से एक प्रसंग है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु तीन भाइयों का संयुक्त नाम है, इनमें से कौन मिश्र बंधु में नहीं आता है? तो अक्सर आपने देखा होगा, जैसे मिश्र बंधु विनोद किसने लिखा है? तो उसके लिए क्या है, मिश्र बंधुओं ने लिखा है, ऐसा आता है। तो ये मिश्र बंधु कौन है? ये तीन भाई हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक नाम है जो मिश्र बंधु में सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह नाम मिश्र बंधु में सम्मिलित नहीं है। तो जो तीन मिश्र बंधु हैं वो कौन कौन हैं? वो हैं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ठीक है, कौन है तीन मिश्र बंधु? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। अगला प्रश्न है, आल्हा उदल की वीरता का वर्णन किस रासो काव्य में है? आल्हा उदल की वीरता का वर्णन किस रासो काव्य में है? आल्हा उदल पहले भी हम इसे पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए है ऑप्शन परमाल रासो। परमाल रासो में आल्हा उदल दो सरदारों की वीरता का वर्णन है, जिसके कारण इसे आल्हा खंड भी कहा जाता है। जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? आल्हा खंड भी इसे कहा जाता है, परमाल रासो को। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? आपको बताना है कि विद्यापति जो पदावली है उसमें प्रधान रस कौन सा है। विद्यापति की रचना जो पदावली है उसमें प्रधान रस बताना है कि कौन सा है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रृंगार। विद्यापति पदावली का जो प्रधान रस है वह क्या है? श्रृंगार है, यानी कि श्रृंगार रस का इसमें मुख्यतः प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों में किस रस की प्रधानता है? तो बीसल देव रासों में प्रधान रस को आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, श्रृंगार। बीसल देव रासों में जो प्रधान रस है वह कौन सा है? श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? आपको बताना है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये किसकी रचना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका हेतु लिखा गया था? जो शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास यह ग्रंथ है, यह मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका हेतु लिखा गया था? तो इसके लिए राइट आंसर हिंदी शब्द सागर है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह हिंदी शब्द सागर की भूमिका हेतु लिखा गया था। अगला प्रश्न है, गोरखबानी के संपादक हैं, गोरखबानी के संपादक का नाम बताना है आपको कि गोरखबानी के जो संपादक हैं वह कौन हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। गोरखबानी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार के रचयिता का नाम बताइए। जो श्रावकाचार के रचयिता हैं आपको उनका नाम बताना है। श्रावकाचार के रचयिता का नाम बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, देवसेन। श्रावकाचार के रचयिता देवसेन हैं। अगला प्रश्न है,
स्वयंभू की रचना इनमें से कौन सी है? इसमें जो स्वयंभू की रचना है वह बतानी है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है पौमचर्यु। स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु। अगला प्रश्न है पौमचर्यु किसकी रचना है? पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है रासो शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार किस शब्द से हुई है? तो द्विवेदी जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है रासक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है। अगला प्रश्न है कि इनमें से पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना कौन मानता है? पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना किसने माना है? राइट आंसर ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी के उस महाकाव्य का नाम बताइए जो वीर एवं श्रृंगार रस प्रधान है और जिसकी रचना आदिकाल में हुई है। तो हिंदी के उस महाकाव्य का नाम बताना है जो वीर और श्रृंगार रस प्रधान है और जिसकी रचना उस महाकाव्य का नाम बताना है जो वीर एवं श्रृंगार रस प्रधान है और जिसकी रचना आदिकाल में हुई है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस दोनों रसों की प्रधानता है। तो मुख्य रस इसका वीर है, वैसे इसमें श्रृंगार रस भी मुख्य ही है, लेकिन अगर मुख्यतः पूछा जाए तो वीर है, लेकिन प्रधानता इसमें दोनों रसों की दिखाई देती है। अगला प्रश्न है कौन सा रासो काव्य अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है? अपभ्रंश भाषा में, भाषा है अपभ्रंश, तो रासो काव्य है और भाषा अपभ्रंश है, वह कौन सा है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है हमीर रासो है जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? आदिकाल को बीजोपन काल किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया? मिस्र बंधुओं के द्वारा आदिकाल को क्या नाम दिया गया? जैसे आदिकाल को बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और शुक्ल जी ने वीरकाल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया है। तो मिस्र बंधुओं के द्वारा क्या नाम दिया गया है? इनके द्वारा दिया गया है आरंभिक काल। ठीक है, इनके द्वारा क्या नाम दिया गया है? इनके द्वारा नाम दिया गया है आरंभिक काल। अगला प्रश्न है आपके मत अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या होनी चाहिए? तो सर्वमान्य काल के आधार पर हम बात करेंगे कि आदिकाल की समय सीमा क्या है। 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी मानी जाती है। अगला प्रश्न है बुद्धिरास के रचयिता हैं, बुद्धिरास के रचयिता का नाम बताना है। तो मुनि शालिभद्र सूरी जो है वह बुद्धिरास के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ क्या माना है? हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ के बारे में पूछा गया है और किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने। तो किसे माना है? ऑप्शन डी भारतेश्वर बाहुबली राज को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला महाकाव्य माना है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों के नामकरण के लिए मुख्य आधार बनाया। तो शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया उसके नामकरण का आधार क्या था? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है विशेष प्रवृत्ति की रचनाओं की प्रचुरता। यानी कि उन्होंने विशेष प्रवृत्ति की रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर, जैसे वीर गाथा नाम जो दिया था वो किस पर? वीर रस की प्रधानता के आधार पर, या वीरतापूर्ण रचनाओं का वर्णन होने के कारण उन्होंने आदिकाल को वीर काल नाम दिया था। तो उन्होंने किस आधार पर दिया था? उन्होंने दिया था विशेष प्रवृत्ति की रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल क्या था? शुक्ल जी के जीवन काल के बारे में पूछा गया है। तो इसके लिए बी राइट आंसर है। 1884 से 1941 का जो समय रहा यह इनका जीवन काल रहा। अगला प्रश्न है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, हिंदी साहित्य का इतिहास इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल की प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण किया है, तो किसके आधार पर किया है? प्रधान प्रवृत्ति लोक प्रसिद्ध ग्रंथों के आधार पर और विशेष प्रवृत्ति की रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर। राइट आंसर ए और बी दोनों इसके लिए होते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या नाम सुझाते हैं? आदिकाल के लिए रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है वीर गाथा काल और आदिकाल यह नाम दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। खड़ी बोली का जो प्रथम कवि है उसे ऑप्शन सी उसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नाथ सिद्ध साहित्य का प्रभाव इनमें से किस कवि पर सर्वाधिक है? नाथ और सिद्ध साहित्य का सबसे अधिक प्रभाव किस कवि पर मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, कबीरदास। कबीरदास जी पर नाथ और सिद्ध साहित्य का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ यह क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।